नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश फेस टू फेस। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो हालिया दिनों में अभी बीते हैं, वहां पर एक बड़ी घटना घटी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट जहां पर सिटिंग डिप्टी सीएम को एक युवा महिला प्रत्याशी ने पटकनी दे दी। जी हां, अपना दल का की उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल आज हमारे साथ हैं। फेस टू फेस में हम मुलाकात करेंगे पल्लवी पटेल से। हेलो मैम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो मैंने आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की है, बट मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। तो मैं अपने जो युवा दर्शक हैं या जो लोग आपको नहीं जानते व्यक्तिगत तौर से, थोड़ा सा एक आप परिचय दे दें हमें। देखिए, मैंने अभी विधानसभा चुनाव लड़ा है और मेरी विधानसभा क्षेत्र 251 से रात सो मैंने कंटेस्ट किया था और मुझे जीत हासिल हुई। तो वहाँ की पब्लिक ने मुझे सहयोग किया, सपोर्ट किया और मेरा ये मानना है कि वहाँ की जनता ने डायरेक्ट ये चुनाव लड़ा है। सिर्फ उनका चेहरा और उनका आवाज़ में बन के इस बार सदन में पहुँची हूँ और लगातार वहाँ की जनता का सहयोग, सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार मुझे मिल रहा है। जी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि ये कार्यकाल जो मुझे मिला है जनता के आशीर्वाद से, मैं उनकी आवाज़ को, उनकी तकलीफ़ों को सदन में उठा करके एक सॉल्यूशंस उनको देने का काम थोड़ा सा मैं आपके अपने व्यक्तिगत मैं जीवन की बात करूँगा। आपका एजुकेशन, क्योंकि मैंने सुना कि आप PhD हैं, तो कहाँ से पढ़ाई हुई और फिर थोड़ा सा ये राजनीति के बारे में फिर बताइए कि कैसे यहाँ आना हो गया। देखिए, मेरा जन्म कानपुर में हुआ, कानपुर जनपद में, और मेरे पिताजी डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी उत्तर प्रदेश की राजनीति या कहते हैं भारत देश की राजनीति में कमेरों की राजनीति जब बात होती है तो सबसे पहले उनका नाम आता है। अपना दल की उन्होंने स्थापना की और मेरी माताजी श्रीमती कृष्णा पटेल जी मेरे पिताजी के जाने के बाद, इंतकाल के बाद लगातार उस संघर्ष को आगे बढ़ा रही हैं। और हम लोग कभी भी राजनीतिक में एक्टिव नहीं रहे। हम 4 बहनें हैं और जिसमें मैं दूसरे नंबर पे आती हूँ। तो जन्म क्योंकि कानपुर में हुआ, मेरी जो पढ़ाई है वो कानपुर में हुई। क्लास 12 तक मैंने साइंस साइड से बायोलॉजी स्ट्रीम ले करके मैंने मरियमपुर कॉन्वेंट से पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने कानपुर के ही DG कॉलेज से, कानपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध DG कॉलेज है, मैंने वहाँ से BSc किया अपना, और मैंने अपना कॉलेज में 2nd पोजीशन होल्ड की थी। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी कानपुर यूनिवर्सिटी से किया, वहाँ पर मैं हाईएस्ट स्कोरर थी। फिर उसके बाद उसी MSc के दौरान मैं IIT कानपुर से एसोसिएट हो गई बायोलॉजिकल साइंसेज बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, और डॉक्टर बालाजी प्रकाश के अंडर मैंने काम किया। फिर उसके बाद में डॉक्टर रेड्डीज़ में एज अ रिसर्च एसोसिएट मैंने ज्वाइन किया, और जहाँ पर मैंने लगभग हैदराबाद में 4 साल काम किया एंटी कैंसर ड्रग्स पे। और फिर उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई के लिए सन 2009 में बाहर जाना चाहती थी, लेकिन इत्तेफाकन कह दें या अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर। तो मेरी पढ़ाई वहाँ पर बाधित हुई और उसके बाद हम लोग पे परिवार की जिम्मेदारी आई, पार्टी की जिम्मेदारी आई और बिजनेस की जिम्मेदारी आई। तो हम सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जो मिली उनको साधा और अपना 100% देने का काम किया। फिर उसके बाद जब ये राजनीति चल रही थी, उसी दौरान 2017 में मेरी शादी पंकज जी से हुई, जो बेसिकली कौशाम्बी जनपद के रहने वाले हैं, जहाँ से मैं चुनाव जीत के आई हूँ, मेरा ससुराल है वो। तो इस दौरान जब शादी हो भी गई तो मुझे हमेशा लगता रहा कि कहीं मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई है। तो मैंने अपनी पढ़ाई फिर शुरू करी राजनीति करते करते, और आज मैं एक PhD अवॉर्डी हूँ और खुशी महसूस होती है जब वो एक डॉक्टर आगे लगता है, तो यू योरसेल्फ फील कॉन्फिडेंट इनफ कि आपने अपनी हिस्ट्री में हासिल किया। मुझसे गलती हो गई, मुझे डॉक्टर बोलना चाहिए था पहले। That's okay. तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके कि राजनीति में आप जैसी युवा जो महिलाएं आ रही हैं, ये बहुत ही सुखद है। आई होप उत्तर प्रदेश की राजनीति और अच्छी हो। थोड़ा सा हम आपको और अभी हंसी मजाक के साथ हम बात करेंगे, फिर मैं आपसे कुछ सीरियस सवाल करूँगा। आप बहुत बेहद पढ़ी लिखी हैं, तो आपके ज़रूर कुछ शौक़ होंगे, फिल्में आप देखती होंगी, आपके कुछ फेवरेट एक्टर्स होंगे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, फिल्में तो बेसिकली हाँ देखने का शौक़ रहा, लेकिन पढ़ाई का जो जुनून था उसके बीच में ये शौक़ मेरा कभी कभी चढ़ जाता था, कभी कभी उतर जाता था। लेकिन एक जो शौक़ वो निरंतर चलता रहा, जिसके लिए मैं अपने कॉलेज के क्लासेस भी बंक करती थी, मुझे क्रिकेट मैच देखने का बहुत शौक़ रहा। और मुझे याद है स्टेडियम में मैं अक्सर मेरे पिताजी के द्वारा पकड़ भी ली जाती थी क्योंकि मैं स्क्रीन पे दिख जाती थी। बट दैट वाज लाइक
फन टू वॉच क्रिकेट मैचेस, और मैं घर पे भी बहुत देखती थी। अभी फ़िलहाल 3-4 साल से मेरा यह शौक मूवीज़ का रहा हो या क्रिकेट मैच देखने का बंद हो गया है। अब एक नई जिम्मेदारी है, मेरा एक बेटा है सिद्धार्थ, 3 साल का हुआ है। तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट अभी वो है, मैं अपने शौक उसके बड़े होने पे भी पूरे कर सकती हूँ। तो आप एक माँ भी हैं और हाउसवाइफ भी तो हैं ही हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, तो कॉम्बिनेशन बहुत हौच-पौच नहीं होता होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। सी टिल द टाइम यू हैव अ गुड पर्सन एंड पीपल लिंक्ड विद यू जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आई हैव माय मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो मुझे सहयोग करती हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से मेरे हस्बैंड मेरे लाइफ पार्टनर हैं, वो मुझे सहयोग करते हैं। मेरे मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा मुझे दोनों तरफ से सहयोग मिला हुआ है। भाग्यशाली हैं आप। हाँ, क्योंकि ऐसा बहुत भाग्यशाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर होता है कि जो राजनेता होते हैं बहुत बिजी लाइफ होती है, अक्सर उनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, खान पान बड़ा अजीब सा रहता है क्योंकि मीटिंग्स वीटिंग्स। क्या शौक है आपको खाने पीने में या बनाने, क्योंकि एज ए महिला, एज ए हाउसवाइफ, एज ए माँ, देखिए मुझे क्या अच्छा बनाती हैं आप? मुझे खाने का बहुत शौक है और मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे सुंदर दिखने वाला खाना दे दीजिए। और मुझे खाना बनाने का भी शौक है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खाना खिलाने का शौक है। बिल्कुल। तो अगर मुझसे कोई इंटरेक्ट करता है तो मैं उसको एक बार ज़रूर बोलती हूँ कि इतना रिस्क ले लो कि मेरे हाथ का खाना खा लो। एक बार खा के देखो। सो आई लव कुकिंग। कुछ फेवरेट कुछ आपका? एवरीथिंग इज फेवरेट, जो भी सुंदर दिख जाए एवरीथिंग इज फेवरेट टू मी। सो आई लव लाइक कॉन्टिनेंटल, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एवरीथिंग। ओके ओके। सो आई लव ऑल कुजीन्स। ओके ओके ओके। एक सवाल ये था, अभी आपने मुझको बताया क्योंकि आप बेहद बड़े परिवार से आ रही हैं और आपका ख़ानदान राजनीति में रहा है, तो राजनीति में खैर एक बड़ा लॉस आपको हुआ और आपके फादर की डेथ हुई, आपकी एक बहन भी वो भी हैं राजनीति में। तो आपका राजनीति में आना ये एक फादर के ना रहने के बाद एक मजबूरी थी, या आपको लगता था कि हाँ यार कभी मुझको कभी करना है, या पढ़ाई में जाती हैं? अगर नहीं, पढ़ाई हमारे घर पे ऐसा माहौल था कि हमारे पिताजी और माताजी ने हमेशा इस बात पे फोकस किया कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, वरना उस फील्ड के अप्स एंड डाउन्स को आप कभी समझ नहीं सकते। तो पढ़ाई का वो माहौल रहा और लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि जब तक हम लोग ग्रेजुएट नहीं हो गए, हमें ये पता भी नहीं था कि हमारे पिताजी ग्राउंड पे कर क्या रहे हैं। हम लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ से अलग रखे गए। लेकिन उसके बाद हम लोग जब अपने पिताजी के साथ बैठते थे तो वो हम लोग को संक्षेप में ही सही लेकिन बताते ज़रूर थे कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं एहसास था कि एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और जिसके रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेंगे, लंबे समय के बाद मिलेंगे। और आज वो रिजल्ट जब फील्ड पे जा रहे हैं उनके ना रहने पे तो देखने को मिलता है और बड़ा फक्र महसूस होता है कि जब हमारे पिताजी को एक महापुरुष की उपाधि दे करके उनके संघर्षों की बातें हमसे की जाती हैं। मैम, एक महिला होने के नाते और राजनीति में आप हैं, कैसे चैलेंजेस हैं? क्योंकि अभी आपका हालिया इलेक्शन भी हुआ, मैंने भी सुना, आपके साथ भी जो घटनाएं घटी वहाँ पे, कितने चैलेंजेस होते हैं एक महिला और फिर राजनीति में? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम इस देश की आधी आबादी हैं और हम कह रहे हैं कि हम देश को बनाने का काम करते हैं, तो चैलेंजेस जितने मेल्स के लिए हैं उतने हमारे लिए भी हैं। और हम ये कह के कि हम महिला हैं, हमारे लिए चैलेंजेस भर से पीछे नहीं हट सकते। हमें स्पेशल कुछ क्यों चाहिए? अगर लड़ाई में उतरे हैं तो बराबरी की हमारे साथ भी चैलेंज आने चाहिए और हमारे अंदर टैलेंट है, हिम्मत है, तो उनको हम जीत करके पार पा सकते हैं। और मुझे लगता है चैलेंजेस मिलेंगे तो हम लोग और ज़्यादा परिपक्व होकर निखर करके सामने आएंगे और ये भी बात स्थापित हो जाएगी कि चैलेंजेस को फेस करना महिलाओं को बहुत बेहतर तरीके से आता है, चाहे वो पारिवारिक तौर पे हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो और चाहे प्रोफेशनल। आई थिंक ये गॉड गिफ्टेड भी है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर महिलाएं बहुत, जैसे मेरी माँ हैं 24 घंटे बेचारी काम करती हैं, बट उनके जैसा हम लोग कभी नहीं कर सकते। शायद मुझे लगता है कि महिलाएं कुछ परिपक्व हैं। अब शक्ति का प्रतीक तो महिला कही जाती है और नवराज चल रहा है, नवराज चल रहा है। एक सवाल ये था मेरा कि राजनीति में आप हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम महिला विधायक हैं, या हम कहें कि एमपी भी बहुत कम हैं, देश में बहुत कम है। एक विधानसभा है यूपी की जहाँ पे 403 और 404 विधानसभा सीटें हैं, बहुत सारे दल हैं, 8-10 दल जो यूपी में हैं, महिला विधायक बहुत कम हैं। तो विधानसभा के अंदर कैसा आपका तालमेल बैठता है, या कोई परेशानियां हैं एक मेल
MLA है या आप महिलाएं या किसी से कोई डिस्कशन, तो क्या दिक्कतें रहती हैं या कितना अच्छा रहता है वहाँ? देखिए 18वीं विधानसभा की एक उपलब्धि तो ये जरूर है कि इस बार 47 महिला विधायक जीत के आई हैं, जो लगभग 10% से थोड़ा ऊपर है। ये पहली बार हुआ है। सबसे बड़ी तो उपलब्धि यही हो जाती है। और इस बात से ये ज़रूर साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता महिलाओं को आगे की पंक्ति में बैठाने के लिए तैयार है। उनकी मानसिकता खुल चुकी है और वो महिलाओं को नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले भी हमारे प्रदेश में CM भी महिलाएं हुई हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और इस बार जो संख्या है उसमें बहुत ही पढ़ी लिखी महिलाएं आई हैं, जिनके पास अपने थॉट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं। और अभी हमने विगत जो अभी विधानसभा का एक सत्र ओवर हुआ है, उसमें देखा भी कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने पूरा एक दिन महिला विधायकों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए दिया। तो ये बहुत ही सकारात्मक शुरुआत है और मैं ये पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी ने अगर एक नए परिपाटी लिखी है, एक नए चीज़ की शुरुआत की है, तो डेफिनेटली जितनी हम लोगों ने ताकत से वहाँ पर अपनी बात को रखा है, उतनी ही ताकत से हमारी बात को सरकार ज़मीन पर उतारने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके मैम, एक सवाल है कि आपका जो विधानसभा सीट रहा वो काफ़ी मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारी दिक्कतें हुई और आपने एक बड़े नेता को हरा दिया, मतलब डिप्टी CM था वो, और 5 साल उसकी की सरकार रही, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। आपने उनको हरा दिया, पटकनी ऐसी दी कि वाकई में ये चर्चा का विषय बन गया और राजनीति में शायद कम ही ऐसे केसेस हुए हैं। कितना मुश्किल था? आप कॉन्फिडेंट थी या आपकी प्लानिंग में, या आपका क्या हुआ ऐसा कि आपने इतने बड़े नेता को हरा दिया? थोड़ा ये बताइए। देखिए प्लानिंग तो उस चुनाव में उतरने के पहले या ये डिसाइड करने में कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, प्लानिंग सिर्फ इतनी थी कि पूरी ताकत से ईमानदारी के साथ मुद्दे आधारित अपनी बात कहनी है, चढ़ करके लड़ना है और लड़ करके जीतना है। सिर्फ इतना सोच करके हम वहाँ गए थे, सिर्फ यही प्लानिंग थी। और पूरे चुनाव के दौरान हमने अपने जनता से सिर्फ अपनी बातें रखी हैं और जनता ने मुझे सहयोग किया। उनको लगा कि मैं कुछ एक बड़ा बदलाव सिराथू में कर सकती हूँ, जो सपना में लेके गई थी। और आज मैं प्रयासरत हूँ कि मैं अपनी कही हुई हर बात को सत्य साबित करके दिखाऊं। तो सिराथू की बहू ने सिराथू के लोगों को, आप प्रॉमिस है आपका ना कि आप तो आगे रहेंगी? बिल्कुल। खैर, एक आपका राजनीति से और भी मेरे साथ कुछ सवाल है मैम, मैं चाहूँगा कि आप इसका ईमानदारी से मुझे जवाब दें। जी। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका अपना दल का, कि आप उपाध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के साथ में आपका एक अच्छा गठबंधन दिखा, तो क्या चैलेंजेस है आपका दल और जो कि समाजवादी पार्टी है और उनके संगठन के साथ में, जो या उनकी रणनीति के तहत जो भी काम आप वहाँ पे कर रही हैं, कितना आसान है या वो कितना उसमें मुश्किल है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए हमारा जो गठबंधन अखिलेश जी के साथ घोषित हुआ माता जी के नेतृत्व में, तो हम लोग की सिर्फ सोच इतनी थी कि अखिलेश जी 2022 के लिए पिछड़ों, दलितों का, मेरा समाज का एक बड़ा कैंप बना करके या एक बड़ा एक ग्रुप बना करके उत्तर प्रदेश की राजनीति 2022 में चुनाव लड़ना चाहते थे। और हमें लगा कि अगर वो पिछड़ों, दलितों का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनको सही हकदारी देने के लिए हमें उनका साथ देना चाहिए। ठीक है। माता जी ने उसके लिए हाँ बोला और हम सभी लोग उनके नेतृत्व में चले। और निसंदेह हम सरकार बनाने से भले ही पीछे रह गए, लेकिन हमारे वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ। तो उससे ये बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है कि जनता ने इस कॉम्बिनेशन को लाइक किया, उन्होंने हमें बढ़त दी है। और चुनाव है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन हम उसमें से एक पॉजिटिव नोट ये निकाल लेते हैं कि जो हमारा पिछला संघर्ष था, जो वोट परसेंटेज था, उससे इस बार बढ़ करके आया। लोगों की आस्था, लोगों की सहयोग, लोगों का समर्थन, प्यार हमारे लिए बढ़ा। तो हम उसी पॉजिटिव नोट को लेकर के 2024 के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेंगे, क्योंकि दोनों संगठन अलग अलग हैं और गठबंधन में साथ भले हैं लेकिन संगठन अलग हैं। तो हम दोनों को अपने अपने नीचे जा कर के संगठन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करना है कि इस बार हमसे जो गलतियां हो गई उनसे सीख लेते हुए आगे उन गलतियों को सुधारें। जी, एक सवाल, अभी आपने 2024 की बात करी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, भारत की सबसे बड़ी इसमें जो पार्टी है वो बीजेपी है, सभी लोग विपक्ष में हैं। 24 में आप अपना दल के साथ में अपनी पार्टी के लोगों को आगे टिकट में लड़ाएंगी, ये या फिर आप जो है सपा के साथ में फिर गठबंधन करेंगी?
देखिए, गठबंधन हमारा अभी उनके साथ चल रहा है और 2024 में हमें कुछ इस गठबंधन के तहत बेहतर करना है, इसी रणनीति से काम कर रहे हैं। और रही बात सीटों की, तो सीटें कभी भी, सीटों की संख्या हमारा आधार गठबंधन में आने का नहीं था। हमारा ये था कि इस गठबंधन को हम ऊंचाई पे पहुंचाएं और आगे हमारे दोनों ही शीर्ष नेतृत्व राजमाता कृष्णा पटेल जी और माननीय अखिलेश यादव जी आपसी सहमति से जिस भी रणनीति पे सहमत होते हैं, हमारे एक बड़े सहयोगी जयंत जी भी हैं राष्ट्रीय लोकदल, ये तीनों लोग बैठ करके जिस भी चीज़ पे हाँ कर देंगे आपसी सहमति से, वही हम कार्यकर्ताओं के लिए आदेश और निर्देश होगा। मैम, भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके पास पॉलिटिकल जो इसका एक सिनेरियो है बहुत ही मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है अब तो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज़ पे हो, बहुत ज़बरदस्त है। क्या लगता है आपको कि विपक्ष बार बार फेल हो रहा है, चाहे वो बड़ी पार्टी में कांग्रेस ले लीजिए या राष्ट्रीय प्रदेश की पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हैं, कैसे लड़ेंगे आप लोग उनसे? देखिए, मेरा ये मानना है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सबके लिए बदलता है। अगर 70 साल देश की राजनीति में कांग्रेस थी तो आज भाजपा है, कल कोई और भी होगा, वक्त बदलेगा। और देश की राजनीति कभी भी धार्मिक आधार पर नहीं हो सकती, क्योंकि देश, जिस आज़ाद देश की बात हम कर रहे हैं, वो देश की आज़ादी हमको एकीकरण की वजह से मिली है। तो आज सारा विपक्ष अगर एक होकर के सही मुद्दों पे, जो इस देश के बहुतायत संख्यक समाज के लोगों के हितों के लिए होंगे, ऐसे मुद्दों को उठा करके अगर लड़ेगी और जनता तक अपनी आवाज़ हम पहुंचा पाएंगे, तो देश में बदलाव होना कोई भी असंभव बात नहीं है। मैम, एक और सवाल है, बिकॉज आपका समाजवादी पार्टी के साथ में एक गठबंधन है, आपको नहीं लगता है कि जो 22 का चुनाव हुआ उसमें, जैसे आपकी पार्टी ने उनके साथ में अलायंस करके लड़ा और भी पार्टी थी, लेकिन उसमें एक बड़े नेता थे शिवपाल यादव, वो आए, उनको एक टिकट दिया, वो फिर जीत गए, लेकिन फिर कुछ बातें हो गई। आपको नहीं लगता है कि अगर एक पॉजिटिव नोट में आप या आपका दल, शिवपाल जी की भी अपनी पार्टी है, उनसे बात करके जो ये मतभेद हैं, अगर वो मतभेद नहीं होते तो क्या आपको 22 में और अच्छे कुछ परिणाम मिलते, ऐसा आपको लगता है? देखिए, शुरुआत जब एक काम की जाती है तो सब लोग पॉजिटिव नोट पे चलते हैं और चलते चलते हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हों जो हम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक। और वही मैंने बोला कि जब रिजल्ट्स आए, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, वो एक पॉजिटिव नोट है, लेकिन सरकार बनाने से हम चूक गए, ये एक नेगेटिव बात है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हुआ होगा जो हम शायद देख नहीं पाए। तो उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके उसके ऊपर काम करके हमें 2024 के लिए आगे बढ़ना है। एक सवाल मेरा मैम और था, लगातार अखिलेश जी के जो भी 4 चुनाव रहे हैं, 2014, 19, उसके बाद आपका 17 और 22, लगातार उनको हार मिली है। आपको कहाँ लगता है, कहाँ पे कमी है, या उनके नेतृत्व में शायद कुछ बदलाव की ज़रूरत है? अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वो अध्यक्ष फिर से बने हैं, आपकी क्या राय है कि क्यों ऐसा विपक्ष क्यों हार रहा है बार बार, क्या वजह है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति देख लें या आप इस देश की राजनीति पर, कोई भी एकदम से नहीं उभरता। ठीक। भारतीय जनता पार्टी को भी देश की राजनीति में बहुत वर्ष लग गए, संघर्ष है। और कांग्रेस भी बहुत साल तक शासनकाल करती रही और आज हाशिए पर आ गई। तो किसी का कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, किसी का डाउनफॉल हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है। तो ये तो राजनीति का स्वभाव है, लोगों के मन बदलते हैं, कभी वो जनता आपके साथ खड़ी है, कभी किसी और के साथ खड़ी है। तो हार जीत का ये आधार नहीं हो सकता कि नेतृत्व में कमजोरी है। कभी वही नेतृत्व के फेंके हुए पासे सही पड़ जाते हैं, कभी गलत पड़ जाते हैं। समय की बात है। तो समय के साथ सब कुछ बदलता है और मैं तो ये देखती हूँ जो पिछड़ा ट्रैक रिकॉर्ड से, उससे तो 2022 में बहुत बेहतर कर गए। तो मैं तो देखती हूँ कि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो बस ये नजरिए का अंतर है। कोई लोग ग्लास को खाली देखते हैं, कोई लोग ग्लास को भरा हुआ देखते हैं, बस इतना है। बट लोगों में जीत को जीत ही कहा जाता है मैम, क्योंकि राजनीति है, जीत के कोई कारण नहीं होते और हार के 1000 कारण होते। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं यूपी के सीएम पे आपसे बात करूंगा। योगी आदित्यनाथ एक उभर कर एक बड़ा चेहरा अब सामने है और दोबारा सत्ता पर है और यूपी के सीएम है। वो एक व्यक्तित्व उनका है अपना। और योगी आदित्यनाथ एज ए पॉलिटिशियन, एज ए मुख्यमंत्री, आप उनको किस तरह से देखती हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी नाथ संप्रदाय के महामंडलेश्वर हैं और उस नाते उनकी निगाह से सब लोग बराबर हैं, ना कोई सत्ता पक्ष है ना कोई विपक्ष है। ये मैंने हमेशा उनके बारे में बोला है और यही एक मेरी अपेक्षा है उनसे कि हम विपक्ष के जो लोग हैं उनकी भी आवाज़ को वो उतनी ही गंभीरता से सुनते हैं, लेते हैं, हमारे आवाज़ को, हमारे सुझाव को ले रहे हैं।
और जिस प्रकार से काम चल रहा है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनकी सोच में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन उनके साथ जो लोग खड़े हैं वो उनकी योजनाओं को और उनकी सोच को उनकी सरकार में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। कुछ नाम लेना चाहेंगी? नहीं, मैं नाम तो कुछ नहीं लूँगी, बिना नाम लिए ही मैंने बहुत कुछ बोल दिया। नहीं, वो तो हम समझ गए। ओके, एक नेता के तौर पे और भी राजनीति में यहाँ पे लोग हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, 2024 का जो इलेक्शन है, क्या आप किसी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी के साथ कुछ गठबंधन करेंगे आप? देखिए, गठबंधन में हमें किस पार्टी के साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, ये पूर्णतया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है। ठीक है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी पुख्ता तरीके से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम कार्यकर्ताओं के लिए जो भी निर्देश होगा जी, वो हम लोग उनके साथ हर पल खड़े हैं, उनके हर मोर्चे पर उनके साथ हैं। एक आखिरी सवाल है, हम इसको पॉजिटिव एंड पे हम खत्म करना चाह रहे हैं। अभी हालिया दिनों में आपकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, अचानक से आपके परिवार में कुछ विवाद हुआ। ये व्यक्तिगत सवाल है, बट मैं चाहता हूँ राजनीतिक स्तर पे आप इसका जवाब दें। आपकी बहन के साथ आपकी कुछ बातें कही हुई, आपने भी कुछ कहा, क्या आपकी अब बात होती है, हालचाल होता है? देखिए, पारिवारिक तौर पे हम बहनें हैं और जब तक हम लोग की सांसें चल रही हैं, बहन होने का अधिकार तो कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजनीति के तौर पर जो भी है वो सिर्फ इतना है कि हम लोग के विचार मेल नहीं खाते। तो उनकी अपनी एक अलग धारा है, हमारी अपनी एक अलग धारा है, और उस नाते एक दूसरे पर टिप्पणी तो होना स्वाभाविक है। और वो जब तक राजनीति है, जब तक हमारी विचारधारा अलग है, वो होती रहेगी। एज ए बहन कभी कभी तो आता होगा ना फोन कि क्या है कि नहीं, शायद हम दोनों की ही व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि हम लोग की ऐसे नहीं, लेकिन बड़ी नेता है। लेकिन अगर पारिवारिक तौर पे कहीं मिल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि वो हमसे बात ना करें या हमसे बात ना करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर करे आप खूब तरक्की करिए, आपका और स्वास्थ्य अच्छा रहे। आपका छोटा सा एक बच्चा है, खूब आप उसके साथ अच्छे से रहें। आज के लिए हम इतना ही आपके साथ। हम आपके साथ बहुत जल्दी फिर किसी और विषय पर हम बात करेंगे। और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही बेबाकी से अपने सारे सवाल का जवाब दिया। ईश्वर करे 2024 का चुनाव खूब मेहनत से आप लड़ें और आप फिर आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। यू वेलकम मैम। तो ये थी हमारे साथ में अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी सिंह पटेल जी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।